स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय नगरीकरण। जरा देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो यूपीएसआई, यूपीपी या इसकी प्रिपरेशन करते हों या उनके जान पहचान के लोग करते होंगे। तो क्या है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीसीएस वाले कुछ बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी तक मैंने पूरा वैदिक काल पढ़ा दिया। वैदिक काल के बाद से हम लोगों ने महाजनपद पढ़ाया और महाजनपद काल के आसपास की ही ये द्वितीय नगरीकरण की कंडीशन है। तो ये पीसीएस वगैरह में तो पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। तो हो सकता है सब इंस्पेक्टर या और जो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लगे कि मैं क्यों ही पढ़ूं या इस टाइप का कुछ भी। तो अगर ये पढ़ेंगे तो एक लिंक बन जाएगा, एक सब कुछ एक फ्लो में चलता आ रहा है तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक। और जो बाकी जो मेंस आंसर राइटिंग वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही सही रहेगा। हाँ, अगर आप ये समझ लेंगे तो लिंक बना रहेगा तो अगली चीजें रिकॉल करना भी आपके लिए आसान रहेगा। तो हो सकता है इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ दे, उसको मैं बताऊंगा पढ़ाते पढ़ाते ही, तो उसी बीच में आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो ये है हमारा द्वितीय नगरीकरण। अब देखिए, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने क्या बोलते हैं विचार दिए हैं। अब हो सकता है कुछ लोग डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो उसके पहले वाला वीडियो अगर उन्होंने नहीं देखा हो तो उनको लग जाए कि ठीक है, द्वितीय नगरीकरण तो है, पहला कौन सा था, प्रथम नगरीकरण कौन सा था। तो प्रथम नगरीकरण जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता वाला, जो नगर नियोजन जो प्रणाली थी वहां की, जो नगर जिस तरीके से बने थे उसको प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो नगर हैं, जो उस समय हमें उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं, उनके व्यवस्था को देखते हुए यह कहा गया है कि वह प्रथम नगरीकरण। क्यों? क्योंकि वो पहले आए, वो 2350 बीसी में आए। अभी हम लोग देखेंगे इन दोनों नगरीकरण में क्या विशेष अंतर थे। यह कब आया? ये 600 बीसी के आसपास ये द्वितीय नगरीकरण हमें मिला। तो आर एस शर्मा साहब इसमें थे, और भी कुछ इतिहासकार हैं, वह ऐसा मानते हैं कि इसमें सबसे बड़ी अगर क्रांतिकारी भूमिका किसी की रही तो वह थी लोहे का कृषि में प्रयोग। लोहे का कृषि में प्रयोग प्रयोग देखिए, यूपीएससी में 150 वर्ड में लिखना है, यूपीपीसीएस में अगर आ जाएगा 250 वर्ड में या 150 125 वर्ड में, तो आपको ये जो हेडिंग्स रहेंगे उसी को डिस्क्राइब कर देना है बस, और आपके अपने आंसर को समाप्त कर देना है। तो देखिए किस तरीके से इसमें चीजें हुई। लोहे का कृषि में प्रयोग हुआ तो क्या हुआ, कहा जाता है जो गंगा नदी घाटी का जो क्षेत्र है, ये सब मतलब पहले आर्यजन थे। आर्यजन जो पंजाब से निकलकर और सीधे पूर्व पूरब की तरफ बढ़ते हुए और बिहार के आसपास तक पहुंच गए, गंडक नदी के आसपास तक पहुंच गए थे, वो धीरे धीरे क्रॉस करने लगे। और उस बीच में उन लोगों ने देखा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, इनकी कटाई कैसे हो। तो तांबे के कुल्हाड़ी से तो आप काट नहीं सकते, है ना, बड़े पेड़ हैं तो कटेंगे ही नहीं, दिन भर अपने आप ऊर्जा जाया करेंगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो लोहे का जब ज्ञान हुआ लोगों को कि भाई ये बहुत ही मजबूत है, ठोस है, इससे तो किसी को मारा भी जा सकता है, किसी का गला भी काटा जा सकता है, तो लोगों को लगा क्यों नहीं इससे हम पहले पेड़ पौधों को समाप्त करें। क्योंकि लोगों में यह धारणा आ गई थी कि जमीन जितनी ज्यादा होगी उसमें हम लोग जुताई बुआई ये सब चीजें कर लेंगे। तो लोगों ने लोहे से बड़े बड़े पेड़ों को काटना चालू कर दिया। अब बड़े बड़े जब पेड़ कटने लगे तो कृषि योग्य भूमि वहां पर बनने लगी। क्यों बनने लगी? क्योंकि लोहे से पेड़ों की कटाई हो रही है। उसी लोहे से उसी लोहे से हल के फाल बनाए जा रहे हैं, हल के फाल। और पहले तो जुताई नहीं होती थी, जो प्राकृतिक रूप में ऐसे ही अनाज छींट दिया, जो हो गया हो गया। अब इससे उन लोगों ने क्या किया कि जुताई नीचे तक करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जो खेत ऊपर ऊपर ही ये लोग बीज वगैरह डाल देते थे, तो वह नीचे तक गहरी जुताई संभव हो पाई। ठीक। जब गहरी जुताई हुई तो अन्न का जो उत्पादन होने लगा, पहले की अपेक्षा करीब थोड़ा बढ़ने लगा।
और अन्न का उत्पादन इतना होने लगा कि कृषि में अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हो गई। अधिशेष। कृषि में जब अधिशेष बढ़ा, इसका मतलब अनाज जितने एक परिवार में लोग हैं खाने वाले, उससे अधिक अनाज का उत्पादन हो रहा है। तो अभी भी क्या होता है कि जिसके यहाँ भी थोड़ी बहुत भूमि है, अगर मान लीजिए उनके खाने से ज्यादा अगर अनाज हो रहा है तो लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। अब यहीं से जरा ध्यान दीजिएगा, जब कुछ लोग बेचेंगे तो उसमें कुछ ऐसे वर्ग आज भी हैं और पहले भी थे जिनका केवल कार्य ही यही होता था कि उस अनाज को लें और उसको ले जाकर कहीं और बड़े जगह पे या सरकार के पास या कहीं पर भी बेच दें। वो लोग हो सकता है कृषि करते भी हों, कुछ लोगों के पास कृषि न भी हो, लेकिन एक वर्ग ऐसा हो जाएगा जो आपके अनाज को लेगा और ले जाकर कहीं बेचेगा। उसका केवल काम ही यही रहता है, वो भले कृषि ना करे, भले हो सकता है उसके पास खेत ना हो, ये भी संभावना हो सकता है उनके पास बहुत ज्यादा खेत हो, तो अपना तो बेचते ही है, साथ में आपका भी सामान ले जाकर बेच देते हो, है ना? गेहूं चावल जो भी उत्पन्न हुआ, जो भी चीजें। तो कृषि में अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई। अब जब कृषि में अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई तो इससे क्या हुआ? शिल्पों का विकास हुआ। शिल्पों का विकास। शिल्प का मतलब अलग अलग जो चीजें हैं बनाने वाली, जैसे कोई लोहे का सामान बनाने लगा, कुम्हार लोग तो थे ही, है ना? कोई कपड़े बनाने लगे, कपड़े बुनाई करने लगे, कोई चमड़े का काम करने लगा। तो इस तरह से, और ये लोग काम क्यों कर पाए? क्योंकि जब वो लोहे का सामान बना कर देते थे, या जो नाई है आपका, वो आपका बाल काटता था, या ये सब जो बियर्ड आपके जो भी सेट करता था उस समय, तो उसके बदले उसको अनाज मिल जाता था, तो उसको कृषि करने की आवश्यकता तो थी नहीं। इसका मतलब इसके अलावा कृषि के अधिशेष लोहे का आविष्कार हुआ, कृषि का अधिशेष हुआ। उसके बाद से शिल्पों का विकास होने लगा, क्योंकि इनको बिना कुछ खेतों में काम किए ही इनको अन्न का, जो भी अन्न था वो प्राप्त हो जाता था, इनको सारा सामान मिल जाता था। तो ऐसे वर्गों का विकास हुआ। अब जब ऐसे वर्गों का विकास हुआ तो धीरे धीरे, अब मान लीजिए जो कपड़े बुन रहे हैं, कपड़े की जो तगाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो क्या कहिए, वह अपना सामान किसी दूसरे को देंगे भी तो। जैसे मान लीजिए हम एक कपड़ा व्यापारी के पास गए, शुरुआती कंडीशन में अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, आप अनाज लेकर गए, आपको कपड़े की आवश्यकता है, आप वहां से कपड़े लिए अपने घर आ गए, आपने दूसरे को दिखाया कि देखो मैं अनाज लेकर गया, उसने कपड़े दिए, देखो कितने अच्छे हैं, इससे पहनने के बाद से ठंड नहीं लग रही है, या पहनने के बाद से मैं अच्छा दिख रहा हूं, इस तरीके की भावना। अब वह बात दूसरे तक फैली, दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसे करते करते ये चीजें फैलने लगी। और जब फैलने लगी तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड का मतलब कि मुझे और कपड़े चाहिए। और जब यह सब चीजें जब होने लगी तो एक वर्ग हो गया जो केवल यही सब काम करने लगा। जैसे उस समय के उद्योग समझ लीजिए, उस समय का, चाहे वो कुटीर उद्योग समझ लीजिए, चाहे जैसे भी, उस समय की ये सब सारी प्रवृत्तियां उभरने लगी। जब यह उभरा, शिल्पियों का विकास जब हुआ, तो सामानों की और जगह से भी मांग बढ़ गई। जैसे द्वितीय नगरीकरण के समय में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे जो बर्मा है, कंबोडिया है, लाओस वगैरह, ये सब चीजें, थाईलैंड वगैरह, उधर से भी क्या बोलते हैं, डिमांड बढ़ने लगी कि मुझे सूती वस्त्र दो। ठीक, जैसे वाराणसी वगैरह ये सब केंद्र हुआ करते थे उस समय के। तो सूती वस्त्र दो मतलब यहां से जाता था। अब इसके प्रमाण कहां से मिले? तो क्या हुआ कि कुछ जगहों पे बंदरगाहों के भी साक्ष्य मिले थे, जैसे ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक, इस तरह सोपारा मिला। तो ऐसे ऐसे बंदरगाहों का भी विकास हुआ, क्योंकि शिप से ही तो लेकर जाएंगे, छोटे मोटे नाव होते थे, शिप तो होती नहीं थी, तो छोटे मोटे नाव से वो लोग लेकर जाते थे जहां पर समुद्र हो या ये सब चीजें पड़ती थी। तो क्या हुआ, अब इस तरह से विकास होने लगा। अब जब विकास हुआ तो वहां पर भी गया, तो वहां पर भी डिमांड बढ़ने लगी। अब इसका वर्णन जातक कथाओं में भी मिलता है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। यह प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इसलिए मैंने कहा यह क्लास जो है, अगर कोई भी सुनता है तो हो सकता है उसी में से बहुत सारे प्रश्न ऐसे निकल जाएंगे जो आपके एमसीक्यू में भी काम आ जाएंगे। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जातक कथाओं का संबंध किससे है ना? तो जातक कथाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है।
तो जातक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो जो श्रेणियां थी शिल्पियों की, है ना, श्रेणियां थी, जो सार्थवाह थे, वो श्रेणियों का विकास हुआ। ये क्या करते थे? श्रेणियां मतलब एक तरह से ऐसे समझिए, व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग का एक समूह। तो जातक कथाओं में क्या वर्णन मिलता है कि लगभग 500 के जत्थे में सामान जाता था। लंका, बर्मा, इन सब जगहों पे सामान जाता था। इसका मतलब एक बहुत ही उन्नत जो थी एक प्रणाली विकसित हो गई शिल्प उद्योगों की। और जब यह सब हुआ तो इसके बाद से देशी विदेशी व्यापार बढ़ ही गया। अब राजनीतिक परिवर्तन होने लगे। राजनीतिक परिवर्तन, यह भी एक कारण था नगरीकरण का, है ना। ये सब समझिए, ये सब कारण थे द्वितीय नगरीकरण के। क्योंकि लोहे का विकास हुआ तो जब मान लीजिए अधिशेष की स्थिति उत्पन्न आई हुई, तो एक अलग जो श्रेणी वर्ग जो बना, शिल्प का विकास हुआ। ये लोग अब कृषि नहीं करते थे तो ये लोग शहरों में रहने लगे। शहर मतलब कहाँ पर? उस समय के शहर कैसे थे? जैसे मान लीजिए वाराणसी हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, राजगीर हो गया, ये सब शहर थे, है ना। और शहर क्यों थे? क्योंकि ये राजधानियां थी। किसकी राजधानियां थी? तो ये राजतंत्र के विकास के कारण भी द्वितीय नगरीकरण हुआ। क्योंकि ये जो श्रेणियां हैं, जो शिल्पकार हैं, ये सब कहाँ रहने लगे? शहरों में। खेती करनी नहीं है और उनका काम बहुत आसानी से चल जा रहा है। तो क्या हुआ? राजतंत्र के विकास ने भी द्वितीय नगरीकरण को किस तरह से प्रभाव, मतलब उसमें सहयोग किया। क्योंकि जो भी राजधानियां थी उनके आसपास जैसे विद्यालय भी बनने लगे, जो गुरुकुल वगैरह टाइप के उस समय जो चलते थे, उनके विद्यालय बनने लगे। आसपास में धार्मिक केंद्र खुल गए, है ना। इस तरह से सामाजिक केंद्र वहां पर खुलने लगे। तो कोई भी जब राजा है उसका पूरा तंत्र भी तो होगा। अब जब तंत्र है, तंत्र का मतलब उसके मिनिस्टर्स, उसके और भी सारे लोग, तो जो लोग रहते हैं तो उनको भी सामान की जरूरत है। अब उनको सामान की जो जरूरत है तो गांव में तो जाएंगे नहीं। जहां आसपास उनका राजधानी है उसी राजधानी क्षेत्र में ही ये सब सारे श्रेणी रहने लगे। तो इन्होंने भी प्रेरित किया किसको? द्वितीय नगरीकरण को। अब जब राजतंत्र का विकास हो गया, इसके बाद से और भी कोई ऐसा दिमाग में आता है कि और वो कुछ था क्या है जिसके कारण द्वितीय नगरीकरण बढ़ा? तो हाँ, उस समय नवीन धर्मों के विकास ने भी द्वितीय नगरीकरण में अपनी भूमिका निभाई। नवीन धर्मों के उदय की भूमिका क्या थी भाई? नवीन धर्म जैसे देखिए, जो आपके बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म था आपका, जैन धर्म था, यह सब क्या हुआ? ये सब वो क्या बोलते, गांव में न जाकर शहरों में ही ये लोग अपनी बातों को रखने लगे। क्योंकि इनको पता था कि एक वैश्य वर्ग जो है वह अधिक अकुत संपत्ति वाला है ना। तो वह दूसरों को भी मदद कर सकता है। इसलिए बाद में अपरिग्रह, किसी चीज को अपरिग्रह वाली जो धारणा जो बाद में आई, हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म में, कि सामान को बहुत इकट्ठा करके ना रखो, मतलब लोगों में भी दो। तो यह सब चीजें बढ़ने लगी। तो जब धर्मों का विकास हुआ तो यह धर्म क्या किए? गांव में ना जाकर शहरों में ही इन्होंने अपना प्रचार प्रसार का काम चालू रखा। तो क्या हुआ कि कुछ वर्ग ऐसे थे जो सोचते थे कि अब हम गांव में जाएं ही क्यों, क्योंकि खाने का सामान मिल ही जा रहा है और बाकी उनका उद्योग धंधा चल ही रहा है। तो इसलिए वो भी होने लगा। अगला, सिक्कों के विकास ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। छठा, सिक्कों के विकास। अब देखिए, सिक्कों का जब विकास हुआ तो उस समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में चांदी के आहत सिक्के आए प्रचलन में। चांदी के आहत सिक्के, चांदी के आहत सिक्के प्रचलन में आए। ठीक। अब चांदी के आहत सिक्के का मतलब क्या होता है? आहत, आप आहत किस चीज से होते हैं? कोई आपको बोल दिया, किसी ने मार दिया तो आप आहत हो गए, है ना। किसी ने कुछ आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, आप आहत हो गए, फिर गाना गाने लगे,
है ना, शादी में जरूर आना और इस टाइप की जो चीजें हैं उसमें वाली, है ना। तो ठुकरा के मेरा प्यार, कुछ इस टाइप का है ना सॉन्ग। तो हो सकता है आप आहत हो गए। चांदी के आहत सिक्कों का मतलब ये था कि चांदी के सिक्के थे, उस पर ये कितने के सिक्के हैं, इसका वजन कितना है, ये कितने के बराबर है, उसके लिए एक मुहर से उस पर ठोक दिया जाता था। जब ठोका जाता था तो ठोकर लगी तो भाई आहत तो होंगे ही। तो ये चांदी के सिक्के जो हैं, ये आहत सिक्के, ये प्रचलन में आ गए। अब इनका इस्तेमाल किया जाने लगा किस चीज में, किसी सामान के खरीद फरोख्त में। आपको सामान खरीदना है, आपको अब अनाज लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो आपको आपके पास जो सामान है वह लेकर जाइए, उसके बदले दूसरा सामान मिलता था। तो कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, मतलब सामान ढो कर लेकर जाना बड़ा मुश्किल मुश्किल होता था। तो लोग चांदी के सिक्के आराम से आप अपने जो भी आपकी धोती वगैरह उस समय लोग पहनते थे उसमें बांध लिए, कहीं लेकर चले गए, वहां पर ले जाकर बेचा और वहां से सामान खरीद के लेकर चले आए। तो इन सिक्कों ने प्रचलन कर दिया कि ठीक है, मतलब गांव के लोग भी शहर में जाने लगे, बहुत आसानी से जाते थे और सामान लेकर आते थे। इन सब ने भी प्रेरित किया द्वितीय नगरीकरण को। ठीक है, तो यह सब कारण थे द्वितीय नगरीकरण को बढ़ने क्या बोलते हैं सामने लाने में। अब कई बार पूछता है कि प्रथम नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण में अंतर क्या था। कई बार ये यूपीएससी मेंस में एक पूछा गया है प्रश्न, यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है कि प्रथम नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण में क्या अंतर था। तो जरा देखिएगा, प्रथम नगरीकरण था, पहले तो दोनों में काल का अंतर है। वह पहले आया और वह कांस्य युगीन सभ्यता थी, और यह कौन सी सभ्यता हो गई, लौह युगीन सभ्यता हो गई। इसमें लोहे के विकास ने क्रांतिकारी भूमिका अदा की। दूसरा दूसरा अंतर, अब इसको लिख नहीं रहा हूं मैं क्योंकि ये सब हेडिंग्स चाहे तो आप उसमें डाल सकते हैं। दूसरा अंतर क्या था, उनकी जो नगर प्रणाली थी वह बहुत ही ज्यादा उत्तम थी एज कंपेयर टू द्वितीय नगरीकरण। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीकरण था ये बहुत ही सिस्टमेटिक था, वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर था उसका, उसकी अपेक्षा द्वितीय नगरीकरण नहीं था। उस समय मतलब पक्की ईंटों से घर बनते थे, बल्कि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं वाराणसी वगैरह से जो साक्ष्य मिले वहां पर कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले। ठीक, सिस्टमेटिक नहीं था, पहला सिस्टमेटिक था। ठीक, तीसरा, ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा ये हो गया कि जो द्वितीय नगरीकरण का जो व्यापार वगैरह होता था ये साउथ ईस्ट एशिया में होने लगा, सेंट्रल एशिया में होने लगा, बल्कि जो क्या बोलते हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था वह आपके एशिया माइनर इधर से बोगज कोई वगैरह से उसके मिलते हैं साक्ष्य, है ना, ईरान से इराक से इधर से मिल जाते हैं। ठीक, तो ये सब अंतर थे। इन सब बातों को लेकर आप लोग चाहे तो 250 वर्ड क्या उससे ज़्यादा ही लिख सकते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अब इसको मैं एक बार समअप कर देता हूं कि लोहे के विकास ने जुताई संभव, मतलब गहरी जुताई संभव की, जिसके कारण अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई। अधिशेष की स्थिति ने यह प्रेरित किया कि अलग अलग श्रेणी और अलग अलग शिल्प कलाओं का विकास हुआ। उन शिल्प कलाओं की वजह से सिक्के और क्या बोलते हैं बाट माप प्रणाली ये प्रचलन में आई, है ना। इन सब के कारण क्या हुआ कि लोग एक श्रेणियों का विकास हुआ। श्रेणियों के विकास ने क्या किया, ये राजतंत्र के विकास में बहुत ज्यादा, भाई व्यापार होगा, राजा के पास धन आएगा, जितना ही पैसा आएगा उतना ही राजतंत्र मजबूत होगा। क्योंकि राजतंत्र भी के शहरों में थे इनके राजधानियां, तो वो उसने भी क्या किया, प्रेरित किया द्वितीय नगरीकरण को। इसी तरह से नवीन धर्मों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी द्वितीय नगरीकरण में। इन सब बातों को लेकर आप एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें रही बात कि कुछ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या आ सकता है, तो बस ये पूछा जा सकता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिसने मतलब क्रांति ला दी। तो लोहे का प्रयोग, लोहे का आविष्कार, लोहे की खोज, लोहे का ज्ञान, यह परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो यह था आज का क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।